इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 18 की तरफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक पार्टिकल का जिसका मास है 10 kg इज शोन इन द फिगर। द नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 seconds ऑफ द मोशन इज इक्वल टू। तो पहले 2 सेकंड में आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा, 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा। तो यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और वेलोसिटी गिरती जा रही है, वेलोसिटी गिरती जा रही है और फाइनली 10 सेकंड में तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये कुछ ऐसा ही सिनेरियो है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रक आ रहा है और एकदम से वो एक पैनिक ब्रेकिंग जो है यहाँ पे कर देता है और जस्ट पहले जो है देखिए कितनी हाई स्पीड से आ रहा था और अब इसकी स्पीड जो है 0 के बराबर हो चुकी है। तो ये एक व्हीकल के रिटार्डेशन से रिलेट किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। तो ये आप देखिए कि 10 सेकंड में यहाँ है, 0 सेकंड पे यहाँ है, तो 2 सेकंड पे कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा। तो उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ v मीटर पर सेकंड के बराबर होने वाली है। यहाँ पे उसकी स्पीड होगी v मीटर पर सेकंड के बराबर। तो आपके पास 2 तरीके हैं, तो आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके इस v की वैल्यू निकाल लीजिए या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, इसका स्लोप है बेटा -5 के बराबर, -5 इंटू टी प्लस इसका इंटरसेप्ट है 50 के बराबर। तो इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे t की वैल्यू यदि आप 2 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाती है किसके बराबर, -5 इंटू 2 प्लस 50 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो मैं इसे लिख सकता हूं हाफ इंटू m इंटू v फाइनल का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाता है 5 इंटू, ये मिल जाएगा आपको -900 के बराबर और मिलेगा -4500 जूल के बराबर। तो इतना वर्क जो है करना पड़ता है, ब्रेक्स को मैं कह सकता हूं इतना वर्क डन करना पड़ता है, इतना वर्क डन ब्रेक्स को करना पड़ता है, -4500 जूल के बराबर। तो बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा दिसंबर 18, दिसंबर 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स। और ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो ये पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं उनको 20,000 का प्राइज जो है मिलने वाला है और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइज और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइज आपको मिलने वाला है और साथ में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1 लाख का प्राइज है और यहाँ पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है। ये सारे जो हैं प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन कौन सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि IIT-JEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर को, ज्यादा दूर नहीं है, 11 AM को ये होने वाला है। क्लास 11th, 12th और 13 के लिए 60 मिनट का पेपर होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा जो सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए। और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन और JBL के हेडफोन्स और Amazon के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है और जो बच्चे IIT-JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा
और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे समझाई जाने वाली है और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे 1 पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारी क्लासेस और आपकी जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो जेई मेन 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं और बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को। तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में जेई फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है कि मैक्सिमम एंड द मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर मैक्स एंड आर मिनिमम। तो भाई यदि आपके पास सेम रेजिस्टेंस है तो उससे मैक्सिमम वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप इनको सीरीज में लगाएंगे। तो हम एन रेजिस्टर्स को लगा रहे हैं सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट मिलेगा आपको आर मैक्स के बराबर, जिसकी वैल्यू होने वाली है n टाइम्स r के बराबर। और जब आप इनको पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू में मिलती है, तो r इक्विवेलेंट होता है आपके पास r मिनिमम के बराबर, एंड दैट इज इक्वल्स टू r बाय n। तो इनका रेशियो आपसे पूछा गया है, तो n इंटू r डिवाइडेड बाय r बाय n, तो r से r चला गया, आपको आंसर मिल गया n स्क्वायर के बराबर। तो आप n स्क्वायर आपको आंसर मिल जाता है मैक्सिमम इज टू मिनिमम की वैल्यू का, n स्क्वायर, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t1 व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, तो जब जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पेंडुलम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंडुलम हमारे सामने दिया हुआ है। दिस पेंडुलम का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये रेस्ट पर है। ये क्या है? रेस्ट पर है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है बेटा, इसका टाइम पीरियड है t के बराबर, इसका टाइम पीरियड है t1 के बराबर, t1 के बराबर इसका टाइम पीरियड है। आगे दिया है कि when the point of suspension moves vertically upward according to the law y is equals to kt square। अब यदि इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को एक्सेलरेट करवा दें, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट y is equals to kt स्क्वायर की तरह वेरी हो, तो मैं डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकता हूँ क्या? एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, दैट d2y by dt2 ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 टाइम्स k के बराबर। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 2k से ये जब जाएगा तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाता है t2 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि यदि k की वैल्यू 1 है तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक बात तो सबसे पहले सवाल में ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम केसेस में आपको सिर्फ रेशियो पूछा जाता है, उन नंबर का रेशियो पूछा जाता है, उन वैल्यूज का रेशियो पूछा जाता है, लेकिन यहां पर आपको उन वैल्यूज के स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है। तो जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है कि आप जो है वो वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएं जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछा है। मान लीजिए ऑप्शन में दिया है कि √6/5 और वो सबसे पहला ऑप्शन है और आप जल्दी में हैं, तो आप इसे भी टिक करके आ सकते हैं। आपको पूरा नॉलेज था सवाल का कि कैसे सॉल्व करना है, आपने पूरा सवाल सॉल्व भी कर लिया, लेकिन एक छोटे से अटेंशन नहीं देने की वजह से आपने सवाल को गलत कर लिया और -1 प्राप्त कर लिया। तो कोई भी कॉन्सेप्ट जानने और ना जानने के साथ भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो आपके एग्जाम में मार्क्स को डिसाइड करते हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को सीखें, अपने मन में जो है वो कामनेस लाएं, जल्दबाजी से ना करें सवालों को। आपको भले ही 5 से 10 सेकंड जो है एक्स्ट्रा भले ही लगें, आप सवाल को दोबारा पढ़िए, कैलकुलेशन अपना चेक कीजिए, तब जाके आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। भले ही सवाल जो हैं आपके गलत हों, लेकिन आप इतना जरूर करिए कि आपसे कोई जो सिली मिस्टेक ना हो। आप बस इन सिली मिस्टेक्स को कम करते जाइए, नॉलेज तो अपने आप टाइम के साथ बढ़ जाती है, सिली मिस्टेक्स को कम कर लीजिए। तो मैं टाइम पीरियड की वैल्यू हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम की होती है 2 पाई
अंडर रूट ऑफ L बाय जी इफेक्टिव, L बाय जी इफेक्टिव होती है। तो जब जी इफेक्टिव जानते हैं, जी प्लस माइनस ए के बराबर होता है, तो T1 को मैं लिख सकता हूं सिंपली, अच्छा एक चीज और, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन को चेंज कर रहे हैं, जी इफेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी क्वांटिटी जो है सेम है, तो मैं यहां पे सिंपली लिख सकता हूं T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी इफेक्टिव, या फिर इसे ऐसा लिखा जा सकता है T स्क्वायर इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T स्क्वायर इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे लिखा जा सकता है। तो पहले टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर है इज इक्वल टू, बाद में टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू जी इफेक्टिव बाद में हो जाता है जी प्लस 2k के बराबर, जी प्लस 2k, k की वैल्यू बेटा कितनी है 1 के बराबर है, तो आ जाएगा आपके पास T2 स्क्वायर इंटू 12 और यह आ जाएगा आपके पास T1 स्क्वायर इंटू 10। तो यहां से T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर आपको मिल जाता है 12 डिवाइडेड बाय 10, 2 से गया 6, 2 से गया 5, तो आंसर मिल जाता है आपको 6/5 के बराबर, 6/5 के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन माइक्रोजूल? माइक्रोजूल में एनर्जी स्टोर्ड बतानी है कैपेसिटर के अंदर बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड टर्मिनल बी। तो ढूंढिए बेटा ए टर्मिनल और बी टर्मिनल कौन सा है। ए टर्मिनल है ये और बी टर्मिनल है ये, यानी कि इस कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है of the network as shown in the figure if capacitance of each capacitor is 1 microfarad। हर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, हमें कैलकुलेट करना है कि एनर्जी इस वाले कैपेसिटर में कितनी होगी। अब सर्किट यदि देखें ध्यान से, ये एक बैटरी है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, तो ये ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, इसकी वजह से ना ये दोनों आपस में सीरीज में बन पा रहे हैं, पैरेलल में बन पा रहे हैं, ना ये सीरीज में। तो जब कोई भी सीरीज में पैरेलल में ना दिख रहा हो तो सर्किट को रीअरेंज करने की जरूरत पड़ती है, सर्किट को करना पड़ेगा रीअरेंज। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं उन वाले टर्मिनल्स को, उन टर्मिनल्स को जिनके अक्रॉस लगी हुई है बैटरी। तो यहां का पोटेंशियल यदि E है तो यहां का पोटेंशियल भी E होगा, यहां का पोटेंशियल भी E होगा। यहां का पोटेंशियल यदि A है तो यहां का पोटेंशियल भी A होगा, यहां का पोटेंशियल भी A होगा। तो A और E के बीच में बैटरी लगी है, तो हम लेफ्ट और राइट में A और E को ही लिखने वाले हैं। अब हमारे पास A के साथ कनेक्टेड है, D भी कनेक्टेड है, A के साथ B भी कनेक्टेड है, तो A B को आप इधर लिख दीजिए और D को आप इधर लिख दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर बनाना, कैपेसिटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए कि A और B के बीच में कैपेसिटर है C, A और B के बीच में कैपेसिटर है C, ये वाला कैपेसिटर जिसके अंदर हमें एनर्जी निकालनी है। अब पेन बदल लेते हैं, ये हो गया साहब। A और D के बीच में एक कैपेसिटर है, A और D के बीच में एक कैपेसिटर और है, तो यहां पे मैंने बना दिया एक और कैपेसिटर A और D के बीच में। B और D के बीच में कैपेसिटर है, B और D के बीच में कैपेसिटर है, ये वाला। B और E के बीच में कैपेसिटर है, B और E के बीच में कैपेसिटर है, ये वाला भी हो गया है। अब E और D के बीच में कैपेसिटर है, D और E के बीच में भी एक कैपेसिटर है। बैटरी लगी हुई है A और E के बीच में, A की तरफ जो है पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो A की तरफ है पॉजिटिव पोलैरिटी और एक बैटरी यहां पर लगी हुई है 10 वोल्ट की। तो यहां से देखने पर साफ चमक रहा है कि ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है। ये चारों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हैं और तो मैं कह सकता हूं ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पर बन रहा है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनने से, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनने से होगा क्या, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसमें कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो चुका है। तो मैं चाहूं तो इस वाले कैपेसिटर को रिमूव भी कर सकता हूं, इस कैपेसिटर को मैं रिमूव भी कर सकता हूं, बिकॉज इसका कोई भी काम नहीं है। इस डायग्राम में देखें तो B और D के बीच में जो कैपेसिटर है, B और D के बीच में कैपेसिटर है, इसका कोई काम नहीं है। ये वाला जो कैपेसिटर है इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। ये सर्किट हमें मिल जाता है, ये सर्किट हमें मिल जाता है, ठीक बात। अब हमें निकालना है कि इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है। तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट निकालिए।
एक और एक आधा, एक और एक आधा, और आधा और आधा पैरेलल में कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है 1 माइक्रोफैरड के बराबर। तो टोटल चार्ज जो बैटरी से निकलेगा, Q बैटरी, वो कितना आ जाएगा बेटा, 10 × 1 = 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम यहां से यदि निकला है तो इसमें भी जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और इसमें भी कितना जाएगा, 5 माइक्रोकूलम के बराबर, बिकॉज इनका कैपेसिटेंस आधा है, इनका कैपेसिटेंस आधा है, सेम कैपेसिटेंस है, तो इक्वल तरीके से डिवाइड होने वाला है। सीरीज में जितने भी कैपेसिटर हैं सब पर 5 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज जाने वाला है। इस पर भी 5 माइक्रोकूलम, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम, इस पर भी 5 माइक्रोकूलम, और इस पर भी 5 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है, इसके ऊपर चार्ज पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड हम बता सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो यहाँ से 5 माइक्रोकूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोफैरड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 25 माइक्रो जूल। 2C आता है तो यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि 12.5 माइक्रो जूल जो है हमारा आंसर होने वाला है। 12.5 माइक्रो जूल हमारा आंसर हमें मिल जाता है, 12.5 माइक्रो जूल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस हम कर रहे हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, इट इज मेड आउट ऑफ मेटल हैविंग अ बल्क मॉडुलस ऑफ 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाया है और उसका बल्क मॉडुलस है इतना। बल्क मॉडुलस जानते हैं क्या होता है? बल्क मॉडुलस जानते हैं? तो बल्क मॉडुलस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 3D में, और उसके वॉल्यूम के ऊपर आपने फोर्स लगाया है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेट्स से फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाने पर एक प्रेशर उसकी सरफेस पर आ जाता है, तो उस प्रेशर को कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहा जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो हम लगाते हैं किसी वॉल्यूम के ऊपर, तो वो प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो हम फोर्स लगा रहे हैं बाहर से और उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो हम वहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसे बल्क मॉडुलस कहा जाता है। जैसे पानी के अंदर आप एक बॉल को डाल दीजिए तो उस बॉल का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, बॉल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, बिकॉज पानी की वजह से प्रेशर उसको दबा रहा है। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है और जो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यानी कि डेल्टा V/V वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ये बल्क मॉडुलस के बराबर बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब आगे कहा गया है, आगे इसमें कहा है कि इस चार्ज यूनिफॉर्मली टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इतना चार्ज डेंसिटी से उसको चार्ज भी कर दिया जाता है। Where epsilon naught is permittivity of free space and alpha magnitude is equals to 1 is a positive constant of appropriate dimension. If the volumetric strain produced in the sphere after charging is this, then value of x is equals to. तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो सवाल एक बार समझिए। पहले हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी दुख यहां पर नहीं है, जीरो दुख है इसके पास, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख दर्द नहीं है, कोई भी दुख दर्द नहीं है इस स्फीयर के पास। अब हमने क्या किया है बेटा, इस स्फीयर को चार्ज कर दिया है। ये था बिफोर कंडीशन और ये है साहब आफ्टर कंडीशन। आफ्टर जब इसको चार्ज करेंगे तो हम जानते हैं कि चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाने वाला है। चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा, चार्ज इसके वॉल्यूम के अंदर नहीं रहेगा, चार्ज आ जाएगा इसके सरफेस पर। ठीक, और इसका हर एक पार्ट अपने दूसरे पार्ट को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो मैं ये भी जानता हूं कि ये सारे जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, तो फोर्स इस तरीके से इन सारे पार्टिकल्स पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो लग रहा होगा। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इन सारे पार्टिकल्स के ऊपर लग रहा होगा एक फोर्स, सारे पार्टिकल्स के ऊपर लग रहा है ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब क्या इसके पास दर्द जीरो है? नहीं है, नॉन जीरो दर्द। खींच रहा हूं ब्रो, ये लिखेगा
खींच रहा हूं, खींच रहा हूं ब्रो, खींच रहा हूं ब्रो, ठीक है, खींच रहा हूं ब्रो, कि जो है दर्द हो रहा है, कि सब जो है धक्का दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर जो है फटने वाला है, तो कहते हैं ना सर फटने वाला है, सर फट रहा है मेरा, दूर हट जाए यहाँ से। तो यहाँ पे इसका भी शरीर फटने को हो रहा है। तो हम समझ चुके हैं ये जिस प्रेशर से, जो प्रेशर कंडक्टर की सरफेस पर होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है हाफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर की सरफेस पर जो प्रेशर लगता है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हर एक जगह पर कंडक्टर के कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं कल। तो प्रेशर मुझे पता है विच इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई बी किसके बराबर है? बल्क मॉडुलस के बराबर है। तो यहां से बेटा आपको मिल जाता है डेल्टा वी बाई वी बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बीटा। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बीटा हमें मिल जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसके बराबर है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर आपको मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल आपको? वीडियो को लाइक करके जाइए कहाँ, मतलब वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बीटा हमें मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा इंटू एप्सिलॉन नॉट, अल्फा की वैल्यू है 1, तो मिलेगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, 1/4 इंटू 10 टू द पावर 11 है, तो ये 0.25 इंटू 10 टू द पावर -11 आपको मिल जाता है। कोई भी यूनिट इसका नहीं होगा। 0.25 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -11 हमारे पास आंसर आता है। ठीक, चेक कर लीजिए, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -11 सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो सवाल आ रहा है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। यदि आपका बचपन रहा हो तो ये चीज, ये क्वेश्चन से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सवाल देखिए एक बार। द टॉय टॉप इनिशियली एट रेस्ट। टॉय टॉप क्या होता है मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। ये टॉय टॉप है, देख लीजिए। इसे बे ब्लेड भी कहते हैं। ठीक, याद आ रहा है? तो हमारे पास एक हैंडल होता है, एक इस तरीके का हैंडल होता है, और इस हैंडल के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स से, एक झटके से हम उसको खींच देते हैं। झटके से हम खींच देते हैं उस रस्सी को इस तरीके से, जैसे देखिए दम लगा रहा है, खींच के दम लगा रहा है, दम लगाया इसने, और इस तरीके से ये जो बेब्लेड है ये घूमने लगता है, ये घूमने लगता है। ठीक है, यदि आपने खेला हो ये बेब्लेड से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि सर हमने भी खेला था इस बेब्लेड से। मैंने खेला है, मैं खेलता था इससे, और मेरे पास यो भी था। तो बताइएगा आप भी यदि आपने खेला हो तो। सवाल पे आते हैं अब कि द टॉय टॉप इनिशियली एट रेस्ट शोन इन द फिगर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बिकॉज ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसमें पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। सेपरेशन किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का कांस्टेंट रहता है, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। वैल्यू दी रखी है इसकी 4 इंटू 10 टू द पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में है, अच्छी बात है। एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द स्टेशनरी एक्सिस A'। ये एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है, कोई अड़चन इसको नहीं है। The string wrapped around the peg of the toy top is pulled outward without letting it slip and simultaneously maintaining a constant tension of 5.625 Newton. If omega is the angular speed of the top after 80 centimeter of string has been pulled off the peg, then mark your answer as omega by 100. इनके कहने का मतलब ये है कि हम देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारे पास टॉय टॉप है, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये सरफेस है। इस सरफेस पर इसको टिका दिया है हमने अच्छे से, इसको हमने अच्छे से टिका दिया है ऐसे। ये जो पैग है यानी कि जो ऊपर का जिसमें रस्सी बंधा हुआ है अच्छे तरीके से वो है, हम खींच रहे हैं इसको ऐसे ऐसे टिका के, अच्छे से स्टेडी हैंड्स का इस्तेमाल करके हम इसको खींच रहे हैं आगे की तरफ।
और हमने उस रस्सी को कितना आगे खींच दिया है, 80 सेंटीमीटर हमने इस रस्सी को खींच दिया है। हम रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं तो ये जो इसका रोटर है, इसका जो ये जो टॉप है वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि ये एक्सिस स्टेशनरी है, यानी कि ये स्लिप नहीं होता है और ये मूव नहीं करता है, यानी इसी पॉइंट पे फिक्स रहते हुए ये घूमने लगता है, जैसे घूम रहा है ऐसे। ये तो हिल रहा है वैसे, लेकिन क्वेश्चन में कहा है सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई ये एक ही जगह पर स्थिर रहता है, एक ही जगह पर फिक्स्ड रहता है। तो बताइए क्या, तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी जब 80 सेंटीमीटर रस्सी को खींच लिया जाएगा, 80 सेंटीमीटर रस्सी को खींच लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, यदि मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, तो पैग आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इस पर रस्सी जो है लिपटी होगी ऐसे, इस पर रस्सी ऐसे लिपटी होगी। मान लीजिए हम रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं, जोर से खींच रहे हैं, तो रस्सी पर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, कितना दिया है हमें, 5.625 न्यूटन के बराबर, 5.625 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाया है, और इस वाले पॉइंट को डिस्प्लेस कर दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं कि कितना वर्क हमने इसके ऊपर किया है। या तो आप टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने वर्क यहां पर किया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहां पे लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। तो यहां पे फोर्स है 5.625। देखिए ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 75, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये पता है ना कैसे लिखा मैंने 75 इंटू 75। देखो यार, एक ट्रिक होती है, यदि आपके पास कोई नंबर है जो 5 से एंड कर रहा है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से 75 आपके पास नंबर है, या कोई भी नंबर है, लेट्स से 25 आपके पास नंबर है, इसका स्क्वायर आपको करना है। तो इसका ट्रिक होता है, इसको आप क्या लिखिए, 25 इंटू 25। तो ये वाला जो नंबर है, इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 2 + 1, और लास्ट में आ जाएगा 25, लास्ट में आ जाएगा आपके पास 25। तो 3 और 6 625 आपको आंसर मिल जाता है। तो आप जैसे 75 है तो आप क्या करिए, सबसे पहले 7 इंटू 8 करिए और साथ में 25 लगा दीजिए। सो ये 5625 बन जाता है। मान लीजिए आपके पास 95 का स्क्वायर आता है, तो क्या करेंगे, 9 इंटू 10 कर दीजिए और लास्ट में 25 लिख दीजिए। सो इट विल बी 9025। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है, बचपन में सिखाते हैं ना, जब आप छोटे होते हैं, लाइक 4th 5th 6th में होते हो, तब ये ट्रिक जो है सिखाई जाती है, तो आप याद रख सकते हैं यदि नहीं पता थी तो हमने लिख लिया यहाँ पे इसको F इंटू डिस्प्लेसमेंट, 80 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, 80/100, और वर्क डन हम जानते हैं बिकॉज यहाँ पर प्योर रोटेशन हो रहा है, तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, बिकॉज ये ट्रांसलेट तो हो नहीं रहा, सिर्फ रोटेट हो रहा है, तो मैं रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। तो यहां से देखिए आपको मिलता है क्या, 75 इंटू 75। अगला पेज ले लेते हैं, अगला पेज है भी नहीं, यहां लिख लो इसको, 75 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इंटू 80 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू फाइनल ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो ये मिल जाता है आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये चला गया 2 बार, 2 से ये चला गया 40 बार, और 0 से एक 0 चला गया, 25 से गया 3 बार, 25 से गया 40 बार। तो ये गया बेसिकली आपके पास, नीचे बन गया आपके पास 4 इंटू 100 बन गया है, तो 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, एक 4 से एक 4 चला गया, तो ऊपर मिला आपके पास 9, नीचे मिला आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर -4 ओमेगा का स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 -4 इधर जाएगा तो बन जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है 3/2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आंसर आ जाता है आपके पास 150 रेडियन पर सेकंड के बराबर। आंसर आपको रिपोर्ट करना है ओमेगा बाय 100 की टर्म्स में, सो 150/100 आप करेंगे तो आएगा आपके पास 1.5 आंसर,
और वही हमारा सही आंसर है। तो 1.5 आपको लिखकर आना है। सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके जाइए और प्लीज इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है कि एक ओपन पाइप है, एक ओपन पाइप है और इसे जब इसके एक एंड को जब क्लोज किया जाता है, इट कैन रेजोनेट इन इट्स थर्ड हार्मोनिक विद अ फ्रीक्वेंसी which is 100 Hz more than its fundamental frequency as an open pipe. If the fundamental frequency of the pipe when it is open at both ends is 50 into n Hz, then value of n is equal to. तो जो ओरिजिनल पाइप है वो ओपन है दोनों एंड से। तो जब दोनों एंड से पाइप ओपन होता है तो उसमें हमें काफ़ी सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मिलते हैं। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब होता है ओपन पाइप का वो आप निकाल सकते हैं और आपको याद हो तो बहुत ही बढ़िया है। सो V/2L इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। इसका फर्स्ट हार्मोनिक होता है आपके पास 2V/2L और F2 आपको मिलता है विच इज थर्ड हार्मोनिक 3V/2L के बराबर। फंडामेंटल ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, सॉरी ये सेकंड हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, समझ गए? ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, सेकंड ओवरटोन हो गया, समझ गए? ये सब आपको मिलते हैं। अब यदि बात करें क्लोज्ड पाइप की, वन एंड क्लोज्ड, ठीक है, बोथ एंड क्लोज तो होएगा ही नहीं कुछ भी। यहाँ पे एक साइड से क्लोज्ड है तो हमें यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिलती है वो मिलती है V/4L के बराबर। जो हमें इसके बाद मिलता है और हार्मोनिक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं तो हमें F1 मिलता है 3V/4L के बराबर, यानी कि ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। F2 की वैल्यू हमें मिलती है, इसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो मिलता है हमें 5V/4L के बराबर। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब ये एक साइड से क्लोज था तो इसका जो थर्ड हार्मोनिक है, इसका जो थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है वो इसके ओपन वाले मोड में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी से 100 हर्ट्ज ज्यादा है जब ये ओपन था, और जो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे 100 ज्यादा है इसकी फ्रीक्वेंसी जब ये क्लोज्ड वाले मोड में वाइब्रेट करता है थर्ड हार्मोनिक में। मतलब ये हुआ that 3V/4L is equal to V/2L plus 100। ठीक है, इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब हमें कैलकुलेट करना है V/2L की वैल्यू। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप इस 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। इसे आप लिख सकते हैं 3/2 into V/2L is equal to V/2L प्लस 100। V/2L को इधर ले जाइए तो V/2L को इधर ले जाएंगे तो आपको मिलता है 3/2 - 1 इज इक्वल टू 100। ये मिल जाएगा आपको 1/2 के बराबर। सो V/2L इंटू 1/2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से V/2L आपको मिल जाता है किसके बराबर, 200 के बराबर। तो भैया V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई है 200 हर्ट्ज के बराबर, और इसे 200 को आप लिख सकते हैं किसके बराबर, 50 इंटू n के बराबर। तो 50 से गया 4 बार, n की वैल्यू आपको मिल जाती है 4 के बराबर। तो आंसर हमारा आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4, आंसर विल बी 4। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि पेपर नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन। द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg kept on rough inclined plane of angle 30 degree. Coefficient of friction of static is equal to 0.5. It is being acted upon by two forces. दो forces इस पर act करते हैं। What should be the minimum value of P so that the block does not slip downward? ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड ना हो तो हमें कितना मिनिमम फोर्स यहां पर लगाना होगा। तो आप इस पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहां पर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया और यहां पे 15 kg का जो ब्लॉक है उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाए। 15 kg का ब्लॉक है, इस तरफ फोर्स लगेगा, एक तो 5 न्यूटन का तो लग ही रहा है, और एक mg sin थीटा के बराबर फोर्स लग रहा होगा, mg sin थीटा के बराबर। मास है इसका 15, g की वैल्यू है 10, sin 30 1/2, तो 75 न्यूटन के बराबर फोर्स लग रहा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यदि बात करें वो किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, यहां पे बात कीजिए अभी सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की,
तो वो कम होगा या बराबर भी हो सकता है म्यू एम जी कॉस थीटा के। तो आ जाएगा आपके पास ये म्यू की वैल्यू है 1/2, एम जी की वैल्यू है हमारे पास 150 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2 यानी कि 1.7 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 और 2 4, ये हो गया आपके पास 75 37.5। सो 37.5 इंटू 1.7 करेंगे तो इतना आएगा आपके पास 85, 5 और 8 17, 119 और 8 कितना हो गया आपके पास 127 का 7 12 17 51 53 63 63.75 न्यूटन के बराबर से कम या उसके बराबर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल सकती है। अब हम देखिए यहां पे हम चाहते हैं क्या, इसको रोकना चाहते हैं कि जिससे नीचे ना गिरे। मिनिमम फोर्स लगाना है कि जस्ट एक उंगली से हमें फोर्स लगाना है कि भाई नीचे ना गिर जाना, एक उंगली जो है इसमें फंसानी है, बस थोड़ा सा फोर्स लगाना है जिससे जो ये नीचे ना गिर जाए। तो आप देखिए इसकी जो टेंडेंसी है ब्लॉक की वो नीचे की तरफ स्लिप होने की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी के ऑपोजिट एक्ट करता है। तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इस तरफ, हमें फोर्स भी लगाना है इस तरफ, फोर्स भी लगाना है इस तरफ। तो मैं चाहूंगा कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो 75 + 5 इज इक्वल टू फ्रिक्शन स्टैटिक प्लस एक्सटर्नल फोर्स। यहां से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाती है 80 - Fs के बराबर। तो भैया इसकी यदि मिनिमम वैल्यू आप चाहते हैं तो आपको ये मैक्सिमम इसमें से घटाना होगा। तो 80 माइनस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल मिनिमम फोर्स। तो भैया आप यहां पे कर दीजिए 80 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या 63.75 को, तो 63.75 यहां पे आप माइनस कर दीजिए तो आपको लास्ट में मिलेगा 25, बचे यहाँ पे 64 और 6 70 और 10 80, तो 16.25 न्यूटन आपको मिनिमम फोर्स लगाना होगा। इससे ज्यादा लगाएंगे तो होगा क्या, इससे ज्यादा फोर्स यदि आप लगाएंगे तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है 16.25 न्यूटन के बराबर।